नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों टॉपिक का क्या लिखा हुआ है। सीड्स ऑफ होप। अब होप मतलब होती है आशा, सीड्स मतलब होती है बीज। तो सीड्स ऑफ होप का सिंपल सा मतलब होगा आशा की बीज। ठीक। सब हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक कंसेंट मस्ट डिक्टेट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। अब दोस्तों कंसेंट हम कहते हैं सहमति को, साइंटिफिक कंसेंट मतलब हो जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई सहमति को। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई सहमति ही यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन से उपकरण मतलब कौन से प्रोडक्ट्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, मतलब कि उपलब्ध होंगे फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। फार्मर्स मतलब किसानों के लिए, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ताओं के लिए। तो केवल और केवल वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई सहमति ही यह निर्धारित करनी चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट, कौन से उपकरण जो होंगे वो किसानों और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। सिंपल सा मतलब था। अंदर क्या लिखा है दोस्तों, आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन लिम्बो। अब दोस्तों लिम्बो एक स्टेट होती है अनसर्टेनिटी की। ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है। हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों अधर वाली स्थिति। ठीक है। अधर की स्थिति आप नहीं कहते हैं। तो दोस्तों सालों साल अधर में रहने के बाद देयर इज़ अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म हम कहते हैं आशावाद को। जब आप फ्यूचर को लेके पॉजिटिव होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म। सर्ज मतलब होता है उछाल। ठीक है। अराउंड DMH11 और धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। दोस्तों सालों साल अधर में रहने के बाद DMH11 जिसका फुल फॉर्म है धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसको लेके आशावाद में एक उछाल देखने को मिला है। ठीक है। अब दोस्तों DMH11 क्या होता है, मतलब धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो कि इसका फुल फॉर्म है वो क्या होता है दोस्तों, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GM सीड्स भी कहते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली में होती क्या है दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट या फिर दूसरे स्पीसीज़ की जीन्स को लेके रिक्वायर्ड प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर कभी कभार यील्डिंग बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहते हैं। तो यहाँ पे DMH11 जो कि सरसों की एक सीड है, मस्टर्ड मतलब सरसों की एक सीड है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। ठीक। अ वैरायटी डेवलप यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, मतलब जिस टेक्निक से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाई जाती है उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का नाम देते हैं। ठीक है। मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, इसके हेल्प से साइंटिस्ट और पब्लिक फंड के द्वारा इस सीड को बनाया गया है। किस सीड को, DMH11 को। ठीक है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC। दोस्तों GEAC का शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, द एपेक्स रेगुलेटर एंड एन आर्म ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। दोस्तों ये हमारे देश की जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड की एपेक्स रेगुलेटर है। मतलब एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहती है। ठीक है। मतलब कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कितने फील्ड ट्रायल्स के लिए अलाउ करना है, किसको अलाउ करना है, और किस जेनेटिक सीड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करना है या फिर कमर्शियल रिलीज़ करना है, ये सभी काम जो होता है वो इस कमेटी का होता है। ठीक है। और ये जो है एक आर्म है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की। आर्म मतलब होता है कि ये हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अंदर ये कमेटी आती है, उसकी देखरेख के अंदर ये कमेटी आती है। ठीक है। लास्ट वीक क्लियर दी वैरायटी फॉर एनवायरमेंटल रिलीज। इसने पिछले हफ्ते इस वैरायटी को, किस वैरायटी को, जो ऊपर सीड लिखी हुई है DMH11 की वैरायटी को एनवायरमेंटल रिलीज़ के लिए, मतलब कि एनवायरमेंट में रिलीज़ होने के लिए इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है। इसको अलाउ कर दिया है। ठीक। क्लियर मतलब अलाउ कर दिया है। सीड कैन बी ग्रोन इन द फील्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स काइंड। अब दोस्तों इन सीड्स को खेतों में उगाया जा सकता है जिसके द्वारा इसके जैसी और सीड्स जो होंगी वो खुद ब खुद उत्पन्न होंगी। ठीक है। एंड इज़ अ प्री कर्सर हम कहते हैं किसी पूर्ववर्ती इवेंट को, मतलब किसी दूसरे इवेंट के होने से पहले कोई पहला इवेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री कर्सर टू इट बीइंग अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल रिलीज। मतलब कि दोस्तों अभी तो जो हमारी GEAC कमेटी है इसने क्या किया है, इसको केवल एनवायरमेंटल रिलीज़ के लिए अलाउ किया है, लेकिन ये दोस्तों एक पूर्ववर्ती क्रम है, एक पहला इवेंट है, इसके बाद उन लोग इसको कमर्शियल रिलीज़ के लिए अलाउ कर देंगे।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब। DMH11 employs genes from soil bacterium that makes mustard a self-pollinating plant। अब दोस्तों DMH11 नाम की जो सीड है, ये जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, वो दोस्तों क्या करती है, जो मस्टर्ड जहाँ पे पैदा होते हैं, मतलब जहाँ पे सरसों का खेत होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके बैक्टीरियम कहते हैं जीवाणु से, उसके जीवाणु से ये अपने जीन्स को उपयोग करते हैं, मतलब उनके जीन्स को ये उपयोग करते हैं, और इसके कारण ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट बन जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट मतलब क्या होता है कि आपको पॉलिनेशन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक फ्लावर जो होता है, मान लीजिए 2 फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जो विंड होती है, एक तो होता है विंड और दूसरा होता है जो मधुमक्खी या फिर कोई दूसरे बटरफ्लाइज वगैरह क्या होती हैं, वो होती हैं इन एक फ्लावर में बैठती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इस फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो इसकी बॉडी में स्टक हो जाता है, और फिर जब ये मधुमक्खी या फिर ये बीज होती है वो फीमेल वाले फ्लावर में जाती है, तो वहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। एक तरीके से ये प्लांट्स के बीच का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी तरीके से होता है, पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, DMH11 जो है वो मस्टर्ड के खेत में मौजूद मिट्टी के जो जीवाणु हैं उससे जीन्स का उपयोग करने के बाद ये सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाएंगी, मतलब खुद से ये रिप्रोडक्शन करने लगेंगी, और इनको इन बीज या फिर इन विंड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। एमिनेबल टू बीइंग क्रॉस विद अदर वेराइटीज़ एंड प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटीज़, ठीक है। एमिनेबल मतलब कि ये अब तैयार हो जाएंगी ताकि ये दूसरे वेराइटीज़ के साथ क्रॉस लिंक हो सके, मतलब दूसरे वेराइटीज़ के साथ रिप्रोडक्शन कर सकें, और हाइब्रिड वेराइटीज़, अलग अलग तरह के वेराइटीज़ जो हैं वो सीड्स की प्रोड्यूस कर सकें, ठीक। हाइब्रिड वेराइटीज़ आर जनरली मोर विगरस मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार। विगरस को वैसे तो हम लोग हिंदी में ज़ोरदार कहते हैं। बोला जा रहा है कि हाइब्रिड वैरायटीज़ जो होती हैं वो नॉर्मल वैरायटी से ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ज़्यादा ज़ोरदार होती हैं। एंड इन द केस ऑफ मस्टर्ड, और दोस्तों अगर हम बात करें मस्टर्ड की, सरसों के सीड की बात करें, एंड ऑयल सीड, जो कि दोस्तों एक ऑयल सीड है, क्योंकि आपने सरसों के तेल के बारे में सुना होगा, आप कड़वा तेल जो है वो इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो विल प्रोड्यूस मोर ऑयल, मतलब कि बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल मस्टर्ड सीड है उसके मुताबिक जो ये हाइब्रिड वैरायटी होगी, जो ये DMH11 वाली वैरायटी होगी, इससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, मतलब ईल्डिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डिस्पाइट हैविंग वेराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड इंडिया कंटिन्यूज़ टू बी अ नेट ऑयल इंपोर्टर। अब दोस्तों इंडिया में तरह तरह के वैराइटीज़ पाए जाते हैं मस्टर्ड के, सरसों के तरह तरह के वैराइटीज़ पाए जाते हैं लोग, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इंडिया जो है वो एक नेट ऑयल इंपोर्टर, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हमको ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहरी देशों से, ठीक है, ड्यू टू पुअर ईल्ड, क्योंकि हमारी ईल्ड बहुत कम है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है, अगर हम अपने और चाइना की कंपेयर करें, एक तरफ इंडिया में जहाँ दोस्तों सेम एरिया ऑफ लैंड में मान लीजिए 2 टन सरसों का प्रोडक्शन होता है, वहीं पे दोस्तों चाइना में अगर इतनी एरिया ऑफ लैंड होगी तो वहाँ पे दोस्तों 10 टन प्रोडक्शन होगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा जब प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इसकी ईल्डिंग कैपेसिटी। तो अपने इंडिया में दिक्कत यही है कि हमारे इंडिया में ईल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसके वजह से दोस्तों बड़ी बड़ी फील्ड में भी कम प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है। इसके वजह से हमको इतना ज़्यादा कंजप्शन होता है कि हमको बाहर से फिर भी मंगवाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, इतनी ज़्यादा खेती होती है, लेकिन फिर भी हमको ओवरऑल नेट हमको बाहर से इसको इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। द फूड क्राइसिस ड्यू टू यूक्रेन वॉर इज़ ओनली एक्साकर्बेटेड द प्रॉब्लम। अब दोस्तों यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद जो फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, जो एक समस्या उत्पन्न हो गई है, उसके बाद केवल और केवल इस कंडीशन में एक्सकर्बेट हुआ है। मतलब ये कंडीशन जो है एक्सकर्बेट हुई है। एक्सकर्बेट मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब हो जाना, और ज़्यादा वर्स हो जाना, ठीक है। ये केवल प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा वर्स हुई है, ठीक। आगे क्या लिखा है दोस्तों, डिस्पाइट डिकेड्स लॉन्ग ट्रायल्स मस्टर्ड हाइब्रिड्स हैव नॉट मेड इट टू द इंडियन फार्मर बिकॉज ऑफ एक्टिविस्ट अपोज टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों दशकों से इस चीज़ को लेके एफर्ट किए जा रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि हमारे देश में भी ईल्डिंग बढ़े और ताकि हमको भी इंपोर्ट ना करना पड़े और हम ओवरऑल एक्सपोर्ट करें, हम इससे पैसा कमाएं, ठीक है। लेकिन दोस्तों बार बार जब भी इसके एफर्ट किए जाते हैं तो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि इस टेक्निक का अपोजिशन करते हैं, ठीक है, इस टेक्निक का विरोध करते हैं, ठीक। एंड सम फार्मर ग्रुप्स दैट बिलीव देम टू बी डेंजरस। और इवन दोस्तों कुछ ऐसे फार्मर ग्रुप्स भी हैं, कुछ ऐसे किसान लोग भी हैं जो कि इस टेक्निक का
विरोध करते हैं, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का विरोध करते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है दोस्तों, वाइल सेवरल टॉप साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैव चीयर्ड दी GEAC अप्रूवल। चीयर्ड मतलब कि वो खुश हुए हैं GEAC के द्वारा दिए गए अप्रूवल से। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मतलब कृषि के क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोग जो हैं वो GEAC के द्वारा दिए गए इस अप्रूवल से खुश हैं। क्या अप्रूवल दिया है, एनवायरमेंटल रिलीज़ के लिए उसने अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो इस अप्रूवल से खुश हैं। द सेलिब्रेशन ऑट टू बी म्यूटेड, लेकिन दोस्तों ये जो सेलिब्रेशन, ये जो उत्साह है वो मौन ही होना चाहिए। अब मौन क्यों होना चाहिए, खुश भी हैं और वो बोल रहा है कि एक तरफ खुश हैं लेकिन दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि मौन रह के अपने सेलिब्रेशन को करो, क्योंकि इन 2017 टू GEAC हैज़ क्लियर द प्लांट एंड देन डिड अ बैक ट्रैक बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल टेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट। क्योंकि दोस्तों 2017 में भी GEAC के द्वारा अलाउ कर दिया गया था, इसको अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट के बाद मतलब कुछ विरोधों के बाद उसको एक कदम पीछे दोबारा हटना पड़ा था, उसको फिर वापस से डिसअप्रूव करना पड़ा था और उसने बोला था कि ठीक है हम कुछ और एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और बाद में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है दोस्तों कि जो टॉप साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनको भले ही वो कितना भी कुछ, लेकिन उनको अपने उत्साह को मौन रह के होना चाहिए, क्योंकि वापस से अगर विरोध शुरू हो गया तो वापस हो सकता है GEAC को एक कदम पीछे हटना पड़े। ठीक, इन 2009 GEAC हैड क्लियर्ड BT ब्रिंजल एट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप। अब दोस्तों 2009 की बात है, GEAC के द्वारा BT ब्रिंजल मतलब वही बैगन जो होता है उसको अलाउ किया गया था। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप मतलब भी वही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। ठीक है, इसको अलाउ कर दिया गया था, इसको रिलीज़ कर दिया गया था ओनली टू बी ओवर रूल्ड बाय UPA गवर्नमेंट। और दोस्तों उस समय ये वहाँ उस समय की जो UPA सरकार थी उसके द्वारा इस डिसीज़न को ओवर रूल कर दिया गया था। मतलब कि इसको एक तरीके से ओवर रूल मतलब होता है किसी के अगेंस्ट फैसला सुना देना। ठीक है, मतलब इसको रद्द कर दिया था इस डिसीज़न को GEAC के द्वारा। ठीक है, अगेन आफ्टर प्रोटेस्ट, क्योंकि उस समय भी दोस्तों बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, अब दोस्तों एग्रीकल्चर और कॉमर्स जो होता है वो राज्य का विषय होता है। अब दोस्तों दो तरह के विषय होते हैं, एक होता है सेंटर का विषय और एक होता है राज्य का विषय। जब कोई भी फील्ड जो होती है वो राज्य के विषय के अंदर आती है तो वहाँ पे जो अंतिम निर्णय होता है वो दोस्तों राज्य का होता है। मतलब कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना सकती। वहाँ पे अलग अलग राज्य जो है वो अपने अपने तरीके से उस फील्ड से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, मे मेरिट पॉलिटिकल स्क्रूटनी बिफोर अ सीड कैन बी कमर्शियली रिलीज। ठीक है, तो अगर कोई भी सीड जो होती है वो कमर्शियली रिलीज होती है उसके पहले वो पॉलिटिकल घेरे के अंदर आएगी। ठीक है, स्क्रूटनी मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, पॉलिटिकल घेरे के जांच के अंदर आनी तय है उसका। ठीक है, हाउ एवर इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, दीज डिसीजंस हैव ओनली सर्व टू थ्रॉटल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो निर्णय है कि ये सरकारी विषय है, ये राज्य का विषय है, ये सब जितने भी डिसीजंस है, जितने भी ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सब केवल इस टेक्नोलॉजी का गला दबा रही है। थ्रॉटल मतलब होता है गला दबाना, इसको पीछे कर रही है, इसको रोक रही है। ठीक है, प्रोग्रेस नहीं होने दे रही है। ठीक, आगे क्या लिखा है दोस्तों, द होल्ड और द सो कॉल्ड मोरेटेरियम। मोरेटेरियम मतलब होता है जब एकदम शून्य की स्थिति होती है, ना किसी चीज़ के बारे में बात होती है, ना किसी चीज़ के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, ये जो होल्ड लगा हुआ है दोस्तों, ये जो एक ज़ीरो स्टेट बना हुआ है BT ब्रिंजल को लेके, BT ब्रिंजल को दोस्तों उस समय बैन कर दिया गया था, क्योंकि UPA गवर्नमेंट द्वारा उस समय इसके एनवायरमेंट रिलीज पे बैन कर दिया गया था। एक तरीके से होल्ड कर दिया गया था कि इसके बारे में अब कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों वो जो होल्ड है, वो जो एक तरीके से ज़ीरो स्टेट की स्थिति है, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है, मतलब अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। एंड इट वाज ओनली इन 2020 दैट GEAC अप्रूव्ड फ्रेश फील्ड ट्रायल्स। और दोस्तों 2020 में ही केवल GEAC ने फिर से इनके ट्रायल्स को मंजूरी दी थी, विच वर इन इफेक्ट रिपीटिशंस ऑफ अर्लियर टेस्ट, जो कि दोस्तों पहले के कुछ टेस्ट के ही रिपीटिशन है। ठीक है, इट इज़ अनक्लियर इफ़ इट विल बी अवेलेबल इन द इमीडिएट फ्यूचर। अब दोस्तों ये भी अभी तय नहीं है कि क्या ये इमीडिएट फ्यूचर में अवेलेबल होगा कि नहीं, मतलब कुछ तय नहीं है इसके बारे में। ठीक है, द बार्नासे बार्स्टर सिस्टम यूज इन DMH11 इज़ प्रॉमिसिंग बट ऑलरेडी आउटडेटेड गिवन दैट द कटिंग एज टेक्नोलॉजी सच एज क्रिस्पर इज़ इन वॉग।
ठीक है। वोग मतलब होता है प्रचलन। अब दोस्तों इस सीड को डेवलप करने के लिए एक सिस्टम होता होगा बारनास से बार्टर सिस्टम, ठीक है। बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है दोस्तों, मैं इसको तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक सिस्टम है बारनास से बार्टर सिस्टम, आपको केवल इसका नाम याद रखना है, जिसके मदद से DMH11 को प्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों ये एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि बहुत पुरानी टेक्निक है, क्योंकि इस समय जो प्रचलन में टेक्निक है, वो मतलब होता है प्रचलन में एक दूसरी टेक्निक है जिसका नाम है क्रिस्पर, ठीक है। और ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ठीक। तो DMH11 एलोन में नॉट बी दी पेनीसिया फॉर इंडियाज एडिबल ऑयल क्राइसिस। अब पेनीशिया मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का इलाज, रामबाण इलाज हम नहीं कहते हिंदी में, उसको हम कहते हैं रामबाण इलाज, ठीक है। DMH11 जो है हमारे देश में जो एडिबल ऑयल की क्राइसिस है, जो खाने वाले तेल की जो एक क्राइसिस चल रही है, DMH11 उसका एकमात्र रामबाण इलाज तो हो नहीं सकता है। केवल DMH11 के इंट्रोड्यूस जाने से ये क्राइसिस तो ख़त्म होने नहीं वाली है। एंड रैदर रिप्रेजेंट्स अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्स सीड कंपनीज टू इन्वेस्ट एंड डेवलप देयर ओन हाइब्रिड्स। मतलब कि एक तरीके से ये हम एक ऐसा मंच के तौर पे ले सकते हैं जिसमें कि दूसरी सीड्स कंपनीज को प्रेरित होना चाहिए और उनको अपने अपने हाइब्रिड्स निकालने के बारे में सोचना चाहिए, डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ओवरऑल ईल्ड ही बढ़ेगी, और ईल्ड बढ़ेगी तो हमारा दोस्तों जो कंजप्शन है वो कम होगा और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो होगा वो बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। However, the uncertainty around regulatory policy regarding seed development hinders this। लेकिन दोस्तों जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ इसके रिगार्डिंग है, मतलब कि सीड की डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, उनकी जो अनसर्टेनिटी है उससे हमेशा ही ये जो डेवलपमेंट है वो उसमें बाधा बनती आ रही है। हिंडर मतलब होता है बाधा बनना, ठीक। टू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का संकेत देने के लिए, सिग्नल मतलब होता है संकेत देने के लिए, किसके लिए, बदलाव के लिए संकेत देने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट सेकेंड द अप्रूवल बाय GEC। सेकेंड मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को बैक करना। तो GEC के द्वारा दिया गया जो अप्रूवल है उसको सरकार के द्वारा बैक किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। एंड रीस्टोर द सिस्टम, और दोस्तों सिस्टम को दोबारा से रीस्टोर करना चाहिए, वेयर बाय साइंटिफिक कंस्टेंट रैदर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, जहाँ पे दोस्तों केवल और केवल वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई अनुमति, ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ना कि पॉलिटिकल सहमति से ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन से उपकरण जो होंगे वो फार्मर्स और कंज्यूमर्स को उपलब्ध होंगे, कौन से उपकरण जो होंगे वो हमारे किसानों और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। तो इसके लिए केवल और केवल साइंटिफिक कंसेंट ही ज़रूरी होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इसमें नहीं लाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।